numerical solution of partial differential equation and PDs जो हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हम क्यों पीडीज को स्टडी करना चाहते हैं और ओडीज और पीडीज में डिफरेंस क्या होता है एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडीज कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन में 1 हो तो वो ओडी बन जाती है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन 1 हो जाए तो वो हमारे पास पीडी बन जाती है। सो इन केस अगर आपके पास जस्ट u इज फंक्शन ऑफ x, तो हमारे पास सच एन इक्वेशन जिसमें ये डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म एन ओडी। और अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें u इज फंक्शन ऑफ x, y, t और समथिंग एल्स मोर देन 1, तो दैट विल फॉर्म पीडी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर वहां पे डेरिवेटिव सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आ रहे हैं तो दैट विल बिकम एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल या अननोन जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो। तो इन सच अ केस कि अगर उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्वड है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो दैट विल फॉर्म एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा अननोन इन्वॉल्वड है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इस केस में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब ओडी और पीडी में तो ये डिफरेंस हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज के हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या जब हम कहते हैं कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और जब हम कहते हैं कि हम टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। इसके लिए एक आसान सी एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स कंसीडर कि एक बॉल है जिसको फील्डर थ्रो कर रहा है टुवर्ड्स द कीपर। तो जब वो बॉल पिक करके थ्रो करता है तो बॉल एक्स के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर कर रही होती है, वाई के लॉन्ग भी उसकी हाइट चेंज हो रही होती है, और एक्स और वाई दोनों में चेंज आ रही होती है। अल्टीमेटली एक टोटल चेंज आती है कि वो एक एंड ऑफ द फील्ड से कीपर तक पहुंच जाती है, तो दैट इज अ कंप्लीट चेंज। जब आप टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो टोटल डेरिवेटिव एक कंप्लीट चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट चेंज क्या आ रही है सिस्टम में। और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसमें कैसे चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल जब फील्डर ने बॉल थ्रो की तो अगर सिर्फ आप उसकी डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन देखें तो दैट विल बी कि पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स दैट बिकम्स अ पार्शियल डेरिवेटिव, कि हमारे पास u जो है वो और भी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है बट वी आर ओनली लुकिंग आफ्टर अ चेंज इन वन डायमेंशन। किसी एक डायमेंशन में हम चेंज जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन कि टोटल डेरिवेटिव ओडीज में आते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव पीडीज में आते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में पार्शियल चेंज को देखते हैं। अब पीडीज को डिस्कस करना क्यों जरूरी है? हमने ओडीज को तो डिस्कस कर लिया, फिर ओडीज के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिए कि नॉन लीनियर ओडीज बनती हैं और उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। द क्वेश्चन इज अबाउट पीडीज एज वेल कि हम पीडीज के सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं और पीडी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखें हमारी नेचर जो एग्जिस्ट कर रही है फॉर टाइम बिंग, इट्स इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जिसमें आपके पास 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, एंड सम टाइम वी हैव एन एडेड 4th कोऑर्डिनेट विच इज टाइम। तो हम टाइम को मिला लें तो 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे यूजुअली जो है वो किसी भी मैकेनिज्म को ऑन दिस इनर्शियल फ्रेम जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास नेचर में जो फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं वो वन डायमेंशनल नहीं है। वेरी रेयर है कि वन डायमेंशनल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर 2, 3 और मे बी 4 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो जब आपके पास नेचर में जो जेन्युइनली एग्जिस्ट करते प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही हायर डायमेंशन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जितनी मैथमेटिकल इक्वेशंस गवर्निंग
इक्वेशंस जो कि फिनोमेनास को डिस्क्राइब करेंगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ना कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके जितने सॉफ्टवेयर हैं, एमसीएस, फोरट्रॉन, कॉमसोल, ये सब पीडी सॉल्वर्स हैं, बिकॉज के आपके जितने कम्प्लेक्स नेचर फिनोमेनास हैं वो सब के सब जो है वो अल्टीमेटली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल कि हमारे पास एक आइसोट्रोपिक बॉडी है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के एंड स्पेसिफिक हीट है सी एंड डेंसिटी है उसकी रो। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो फंक्शन बन जाएगा कि स्पेस के रिस्पेक्ट से भी चेंज हो सकता है, और आप लोग जानते हैं कि वो टाइम के रिस्पेक्ट से भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो दैट बिकम्स अ फोर डायमेंशनल क्वांटिटी यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास के जो है और डेंसिटी वगैरह ये कांस्टेंट है, तो ये जो फिनोमेना है इसको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकती है, विच इज पॉपुलरली नोन एज हीट इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक हीट इक्वेशन है जो इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है, और आप देख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो हमारे पास थ्री बल्कि फोर डायमेंशनल टाइम के डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। तो फोर डायमेंशनल हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, और आप देख सकते हैं दैट बिकम्स अ वेरी कम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ के एक ही इक्वेशन में चारों रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो सच काइंड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करना इज नॉट एन इजी टास्क, और हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिटिक सॉल्यूशन फाइंड करना चैलेंजिंग टास्क है। इवन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है मैं पहले भी शायद जिक्र कर चुका हूँ कि उसका सोल्यूशन अभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो हमें न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस लेनी पड़ती हैं, और बल्कि ये जितने आपके सॉफ्टवेयर हैं सिमुलेशंस के, स्पेशली डीलिंग विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनसिस हो गया, कॉमसोल हो गया, हमारे पास फ्लुएंट एंड गैम्बर्ट हो गया, और इस तरह के जितने सॉफ्टवेयर हैं, पीडी सॉल्वर हो गया, फ्री फैम हो गया, ये सब के सब जो हैं ये सब के सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इससे हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। बिफोर कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन टेक्निक को डिस्कस करें, ये अंडरस्टैंड करना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो सकती हैं और हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उनको, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हम लिंक कर सकते हैं विद द कोनिक सेक्शन। जैसे हमारे पास कोनिक सेक्शन में था कि हम एलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक में डिवाइड कर लिया करते थे अपनी कोनिक इक्वेशन को कि किस सेक्शन से बिलोंग करती है। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और टू वेरिएबल्स में यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं टू वेरिएबल्स में। तो उसमें डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हाईएस्ट हो सकता है पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स, टू मिक्स डेरिवेटिव हो सकते हैं पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y हो सकता है पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई टू, या सिंगल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x एंड y हो सकते हैं। मे बी देयर इज अ टर्म के जो जस्ट u का फंक्शन हो, और एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कांस्टेंट टर्म हो जो कि u या फंक्शन भी ना हो, x और y का फंक्शन हो सकती है। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एलिप्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं इन द केस कि अगर आपके पास ये जो प्रोडक्ट है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की a इंटू बी माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर, ये हमारे पास अगर पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो एलिप्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये आपके पास लेस देन जीरो आ जाए तो वो आपके पास हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये हमारे पास पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आपको अगर ये देखना है कि आपके पास जो गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो किस फॉर्म की है, तो आप क्या करें, आप बेसिकली अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, a, b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट करें, और फिर देखें कि इनका ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास ए बी माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी तो इक्वेशन एलिप्टिक होगी, लेस देन जीरो आएगी तो हाइपरबोलिक होगी, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो पैराबोलिक होगी। आगे जाके अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है एलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक इक्वेशन।
इक्वेशन के साथ साथ हमें बाउंड्री कंडीशंस को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप की हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हो सकती हैं। तो जो पॉसिबल बाउंड्री कंडीशंस है वो हमारे पास हो सकती हैं ड्रिचले टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, न्यूमैन टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, रॉबिन बाउंड्री कंडीशन, मिक्स बाउंड्री कंडीशन एंड काशी बाउंड्री कंडीशन। इनमें डिफरेंस क्या है? अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन तमाम की तमाम अननोन फंक्शन पे हो, तो वाई इज एन अननोन फंक्शन। अगर आपके तमाम कॉन्स्टेंट्स जो हैं या बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन हो रही हैं कि u की वैल्यू ये है या y की वैल्यू ये है, तमाम की तमाम कंडीशन, तो वो हमारे पास फिर बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो ड्रिचले टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस हैं। अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशंस ऐसी हों कि उनमें अननोन का डेरिवेटिव जो है उस पे कोई कंडीशन अप्लाई कर दी गई हो, तो सच ए कंडीशन आर नोन एज न्यूमैन टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन, कि आपके पास डेरिवेटिव पे कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से मैं वेलोसिटी का प्रॉब्लम ले लेता हूँ, और अगर मुझे ये बताया जाता है कि जी वेलोसिटी जो है वो 3 सेकंड के बाद इसकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 सेकंड के बाद होगी 50 मीटर पर सेकेंड, और मेरी इक्वेशन बी वेलोसिटी में है, तो इसका मतलब है कि मेरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो डिरिचलेट टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस हैं, कि वो वेलोसिटी की इक्वेशन है और वेलोसिटी पे ही कंडीशंस डिफाइन है, तो डिरिचलेट। अगर मुझे ये कह दिया जाए कि इक्वेशन तो वेलोसिटी में है लेकिन एक्सेलरेशन इनिशियली 0 थी और एक्सेलरेशन 10 सेकंड के बाद 3 है, तो इसका मतलब है मेरी इक्वेशन तो अननोन वेलोसिटी है लेकिन मेरी कंडीशन जो है वो एक्सेलरेशन है, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस है वो न्यूमैन टाइप की बाउंड्री कंडीशंस बन जाएंगी। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें आप डिरिचले एंड न्यूमैन बोथ को लीनियराइज कर रहे हो, यानी कि इनका लीनियर सम ले रहे हो, कि आपके पास फंक्शन प्लस डेरिवेटिव पे कोई कंडीशन गिवन हो कि ये हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो उसका सम जो है वो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ रही है, तो इन सच अ केस आपके पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अननोन एंड इट्स डेरिवेटिव दोनों को सम कर लिया जाए, तो सच कंडीशन आर नोन एज रॉबिन्स बाउंड्री कंडीशन। फिर हमारे पास है मिक्स बाउंड्री कंडीशन। मिक्स बाउंड्री कंडीशन हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस जो हैं बाउंड्री पे वो तो अननोन फंक्शन पे डिफाइन हो और अदर जो है वो रॉबिन टाइप की बाउंड्री कंडीशन हो, तो सच कंडीशंस आर नोन एज मिक्स टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, के अगर आप डिरिचले और रॉबिन्स को मिक्स कर दें तो दैट विल मेक अ मिक्स टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन। और काशी टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस हम कहते हैं कि अगर आपके पास डिरिचले और न्यूमैन को आप मिक्स कर दें तो देन दे विल फॉर्म अ काशी टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। ब्रॉडली आपको ज्यादा टेक्स्ट बुक में यही 3 कंडीशंस जो है वो मिलती हैं। वेरी रेयर क्लासिफिकेशन में आपको मिक्स्ड और काशी के नाम भी जो है वो विजिबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने बाउंड्री कंडीशंस को देखते हुए ये डिटरमिन कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस जो हैं वो हमें गिवन है। अब आ जाते हैं कंडीशंस की डिस्कशन कर ली कि किस टाइप की हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि एलिप्टिक इक्वेशन क्या होती हैं, पैराबोलिक क्या होती हैं, हाइपरबोलिक क्या होती हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एलिप्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने अभी डिस्कस किया है कि जिनमें आपके पास ए बी माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ये हमारे पास एलिप्टिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो सॉरी बेटा, हमारा जो ग्राफिक टैबलेट है वो हैंग हो गया। ओके, तो हमारे पास जो एलिप्टिक है कि अगर ये करेक्टरिस्टिक ए बी माइनस सी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये हमारे पास एलिप्टिक टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन बन जाती है, सॉरी एलिप्टिक इक्वेशन बन जाती हैं। तो अब एलिप्टिक इक्वेशंस जो हैं ये फिजिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल जो है वो हमारे पास है पाइजन इक्वेशन, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। पाइजन इक्वेशन की जो फॉर्म है ये बेसिकली जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, कि आपके पास ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ यू डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो जाए तो ये हमारे पास पाइजन इक्वेशन बन जाती है। ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है आप देखें ये सोर्स और सिंक को रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी सिस्टम में जो चेंज है वो इक्वल होती है किसी सोर्स के कि जो सोर्स वो चेंज प्रोड्यूस कर रही होगी, या सिंक के जो वो चेंज एब्जॉर्ब कर रही होगी, तो दैट बिकम्स अ पाइजन इक्वेशन।
पाइजन इक्वेशन जो है ये हमारे पास डिस्क्राइब करती है स्टेडी स्टेट हीट डिस्ट्रीब्यूशन को भी, इक्विलिब्रियम स्टेज को भी डिटरमिन करती है। पोटेंशियल एनर्जी को आप जानते हैं कि डेल यू जो होता है वो पोटेंशियल फंक्शन बनता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। और फिर ये टू डायमेंशनल फ्लूइड फ्लोज जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के उनको भी रिप्रेजेंट करती है। तो दिस पाइजन इक्वेशन हैज एप्लीकेशंस फ्रॉम हीट टू ग्रेविटेशन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एलिप्टिक इक्वेशन है जिसकी वेरी लार्ज एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में। और इसी में पॉइजन इक्वेशन में अगर एफ ऑफ एक्स वाई जीरो हो जाए तो सच इक्वेशन इज नोन एज, हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो लेप्लास बन जाती है अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि सोर्स और सिंक ना हो। तो अब आप देखें सोर्स और सिंक ना हो तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम स्टेज को डिटरमिन कर रही होती है कि आपके पास सिस्टम में कोई सोर्स और सिंक तो नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन है या कुछ भी है तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसकी वजह से चेंज अपीयर हो रही होती है। तो इन सच अ केस वी फॉर्म अ लेप्लास इक्वेशन। अच्छा, अब जब किसी भी सिस्टम में चेंज दो तरह से प्रोड्यूस होती है, इधर वहां पे सोर्स होती है या सिंक होता है, या दूसरी सूरत में आप उसकी बाउंड्रीज को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसकी बाउंड्रीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी चेंज प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके, तो अब दो तरह की इक्वेशंस में चेंज किसी भी सिस्टम में दो तरह से रिप्रेजेंट हो रही होती है, या सिस्टम में कोई सोर्स पड़ा होता है या सिंक होता है, या आपके पास बाउंड्री कंडीशंस की वजह से चेंज आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सी एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक गाड़ी है। अब गाड़ी के क्रॉस फ्लूइड फ्लो या एयर का फ्लो कैसे हो सकता है? एक ऑप्शन ये है कि गाड़ी मूव करने लग जाए। अगर गाड़ी मूव करने लग जाएगी तो गाड़ी की मूवमेंट की वजह से एयर उसके ऊपर फ्लो करने लग जाएगी, तो दैट कार मूवमेंट विल एक्ट एज ए सोर्स टू प्रोड्यूस दैट डिस्टर्बेंस। दूसरा ये हो सकता है कि गाड़ी तो खड़ी रहे लेकिन आप वहां पे हवा चला दें या समहाउ वो आंधी आ जाए, तो अब वो आंधी विल एक्ट एज ए सोर्स टू दैट सिस्टम। तो हमारे पास कोई ना कोई सोर्स या सिंक ऑफ एनर्जी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कमरे में आप हीट बढ़ा रहे हैं तो उसके कुछ सोर्स जरूर होगा। वो एसी यूनिट हो सकता है, वो आपका हीटर हो सकता है, वो कोई आपका चूल्हा हो सकता है, बर्नर हो सकता है, सम पाइप्स हो सकते हैं हॉट वाटर के, लेकिन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सोर्स टू दैट सिस्टम के जो उसमें चेंज प्रोड्यूस करे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास सिस्टम में कुछ सिंक हो। फॉर एग्जांपल सिंक से मुराद क्या है कि आप सिस्टम में हीट दे रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे एग्जॉस्ट चल रहा है या वेंट चल रहा है या किसी मेथड से आप हीट जो है वो ड्रेन कर रहे हैं सिस्टम से, तो दैट विल एक्ट एज अ सिंक। तो वो जब हीट ड्रेन होगी तो मजीद हीट जो है वहां पे फ्लो करेगी, तो दैट इज काइंड ऑफ सिंक प्रॉब्लम। अब अनदर अप्रोच क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लैट आप सरफेस ले लें और उस सरफेस पे वाटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट मैं प्लेस कर देता हूँ। अब वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ी है और मैं नीचे से टेबल को स्लाइड करता हूँ और उसकी वजह से वो वाटर जो है वो मूव करने लग जाता है या उसके कोरस्पॉन्डिंग एयर मूव करने लग जाती है। तो आप देखें दैट बिकम्स कि हम जो सोर्स है वो बाउंड्री पे ले गए कि वो जो बाउंड्री पे सोर्स है दैट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ चेंज, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास या इक्वेशन में सोर्स होती है, या अगर इक्वेशन में नहीं होगी तो फिर बाउंड्री पे सोर्स होगी। तो अब लेप्लास इक्वेशन में जब हमने इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स वाई जीरो कर दिया है तो जरूरी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सोर्स डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन हो। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। अब u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बाउंड्री है, ये जो हमने इरेगुलर शेप बाउंड्री ड्रा की है, दैट इज एक्टिंग एज अ सोर्स कि यहाँ पे चेंज प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई टेम्परेचर। तो ये जो बाउंड्री है आउटर बाउंड्री दैट विल प्रोड्यूस द चेंज इन द टेम्परेचर इनसाइड। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है पैराबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन। पैराबोलिक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उसमें हमारे पास वन ऑफ द फेमस एग्जांपल जो है वो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है कि आपके पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो है
वो पैराबोलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल हीट कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू डिस्क्राइब इट फिजिकली कि वन डायमेंशनल कैसे है, लेकिन अगर मैं वेरी थिन रॉड ले लूँ और उस रॉड को समहाउ इंसुलेट कर दूं, जो उसका लेटरल पार्ट है, कर्व्ड सेक्शन है, उसको आप इंसुलेट कर दें सच दैट कि उसमें से कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो सके, तो इसका मतलब है हीट देन ओनली बाउंड होगी कि अगर वो इसकी बाउंड्री से ओमिट नहीं हो सकती, एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, तो इट हैज टू ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन। तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम कि जिसमें ये रॉड बहुत ही थिन हो और इसकी जो लेटरल सरफेस है उसको हम इंसुलेट कर दें, तो फिर हीट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, एंड दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। उस केस में जो हमारे पास फिनोमेना है उसको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो दैट इज बेसिकली 1D हीट इक्वेशन जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सकती है। अब यहाँ पे जब हमने हीट इक्वेशन कंसीडर की है तो आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस भी देनी है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है स्पेस के रिस्पेक्ट से, तो हमें एक कंडीशन टाइम पे अज्यूम करनी है। तो लेट्स से u ऑफ x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x, तो एक इनिशियल कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है एज पर द इक्वेशन कि ये हमारे पास इनिशियल गैस है, इनिशियल कंडीशन है, और ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। क्योंकि हमारे पास दो डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल, तो हमें दो कंडीशंस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल भी रिक्वायर्ड हैं कि वो हमें मिल जाए। अब u ऑफ 0 टू इज इक्वल टू u1 एंड u ऑफ lt इज इक्वल टू u2, ये हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है। ये काइंड ऑफ न्यू ड्रिचले टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन है कि अननोन पे ही कंडीशन जो है वो दे दी गई हैं, तो ये ड्रिचले टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन कि आपको पता है कि इस एंड पे टेम्परेचर u1 है, इस एंड पे टेम्परेचर u2 एंड दैट इज फिक्स, तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है और दैट ड्रिचले टाइप ऑफ है। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको इंसुलेट कर दूं कि टेम्परेचर फिक्स तो नहीं है लेकिन मैंने इंसुलेशन की भी है, और जब आप इंसुलेट कर दें और टाइटली इंसुलेट कर दें तो इसका मतलब है कि इस एंड पे टेम्परेचर चेंज नहीं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ओनली पॉसिबल है कि जब हीट सिस्टम से एग्जॉस्ट हो रही हो या इंटर हो रही हो। तो क्योंकि ये एंड इंसुलेटेड है तो इसका मतलब है देयर शुड बी नो टेम्परेचर चेंज एट दिस एंड। तो उस केस में अगर टेम्परेचर पे हमने कंडीशन इम्पोज करनी है तो वी कैन इम्पोज कंडीशन समथिंग लाइक कि पार्शियल u बाय पार्शियल x जो है वो 0 पे 0 है, कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड है तो वो इंसुलेटेड है टाइटली, तो इन सच अ केस कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी जब x की वैल्यू 0 होगी, एंड सिमिलरली कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी जब x की वैल्यू L होगी। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव पे कंडीशन है विच आर कॉल्ड न्यूमन बाउंड्री कंडीशन। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये कह दें कि जी टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो लीनियरली टेम्परेचर जो है वो रूम का या एनवायरनमेंट का या सराउंडिंग का या रॉड का आपका एक रिलेशन जो है उससे डिस्क्राइब किया जा सकता है, और वो आपके पास है u1 प्लस u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय l टाइम x, कि आपकी जो रॉड है उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है वो शिफ्ट हो रहा है u1 से लेके एक लीनियर फॉर्म में अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, के रॉड की लेंथ में u1 से आगे वो जो फर्दर है वो इस रिलेशन की मदद से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मे बी दैट इज अनदर काइंड ऑफ कंडीशन। अब इसके साथ साथ पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये सिर्फ एक टाइप ऑफ फिनोमेना को डिस्क्राइब नहीं कर रही होती, तो यहाँ पे भी पैराबोलिक इक्वेशन जो हैं ये सिर्फ हीट इक्वेशन को डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि डिफ्यूजन को भी डिस्क्राइब करती हैं। डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल आपने स्प्रे यूज़ किया है और कितनी देर में उस स्प्रे के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, दैट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय अ डिफ्यूजन इक्वेशन। लास्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन। हाइपरबोलिक इक्वेशन जो है जनरली अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में बात करें तो ये वेव इक्वेशंस को डिस्क्राइब करती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। वो फ्लूइड फ्लो हो सकता है, वो आपका एयर मोशन हो सकती है, प्लाज्मा फ्लो हो सकता है, इस टाइप ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसको आपने दोनों एंड से फिक्स किया हुआ है, इनिशियल एंड लेंथ L पे, तो बोथ एंड्स पे फिक्स किया हुआ और ये स्ट्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर रहा है
और फॉर सम रीजन आप इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो इसकी जो मोशन है वाइब्रेशन को, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है स्पेस का और डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है टाइम का। तो सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज वेव इक्वेशन। ये हमारे पास वेव इक्वेशन है और डेफिनेटली ये हमने बड़ी ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन लिखी है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डबल डेरिवेटिव है स्पेस की रिस्पेक्ट से, डबल डेरिवेटिव है टाइम की रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है यहाँ पे दो कंडीशन आपको टाइम की रिस्पेक्ट से रिक्वायर्ड है, तो u ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड पार्शियल u बाय पार्शियल t एट जीरो इज इक्वल टू g ऑफ एक्स। तो दो कंडीशन टाइम की रिस्पेक्ट से रिक्वायर्ड है एंड सिमिलरली हमें दो कंडीशंस जो हैं वो बाउंड्री कंडीशंस भी रिक्वायर्ड हैं। तो ये हमारे पास टू इनिशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं हमें एंड टू बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। बाउंड्री कंडीशंस और हमारे पास डेफिनेटली हाइपरबोलिक में भी डिफरेंट फिनोमेना जो हैं वो हाइपरबोलिक इक्वेशन डिस्क्राइब कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाइब्रेटिंग बीम्स जो हैं सॉलिड मैकेनिक्स में, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स के जहाँ पे आपके वेव इक्वेशन जो है उनकी वाइब्रेशंस को डिस्कस कर सकती हैं, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ वेरी लॉन्ग वायर जो है जिसमें कुछ ना कुछ लीकेज ऑफ करंट हो रहा हो टू द ग्राउंड, तो उस फिनोमेना को भी हम हाइपरबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तीन बड़ी फेमस किस्म की इक्वेशंस हैं जो कि बड़े फेमस फिनोमेना को डिस्क्राइब कर सकती हैं, हीट को, वेव को, डिफ्यूजन को, वाइब्रेशंस को।